यानी इस बार रामनगर लालकुआं वाले हालात धर्मपुर में दिखाई देने वाले हैं। जो 2022 में रामनगर लालकुआं के बीच में हुआ, वो इस बार देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट के बीच होने वाला है। तो क्या नतीजे भी 2022 जैसे रहने वाले हैं? तो गणेश गोदियाल को अभी से संभल जाना चाहिए, प्रीतम सिंह को अभी से संभल जाना चाहिए, हरक सिंह रावत को अभी से संभल जाना चाहिए, यशपाल आर्य को संभल जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को क्या नहीं संभल जाना चाहिए? क्योंकि जिस अंदाज में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तमाम नेताओं को जिम्मेदारी देते हुए हरीश रावत, जो सबसे बड़े कांग्रेस के उत्तराखंड के नेता हैं या भीष्म पिता हैं उत्तराखंड कांग्रेस में, उनको एक तरह से अलग थलग करने का इशारा दे दिया है। ये क्या मैसेज देता है? और उसके बाद जिस अंदाज में हरीश रावत ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से कहा कि साहब मुझको अपने बूथ का इंचार्ज बनाइए, मुझको अपने माजरा बूथ की जिम्मेदारी दीजिए। और उसके बाद हरीश रावत ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के जो बूथ नंबर 74 माजरा बूथ की, जहां उनका वोट है, जहां से पिछले लोकसभा चुनाव में उनके बेटे वीरेंद्र रावत बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुकाबले में बहुत बुरी तरह से पिछड़ जाते हैं, उस बूथ पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हरीश रावत अब निकल पड़े हैं। लेकिन क्या बात सिर्फ अपने बूथ को मजबूत करने भर की है? क्या धर्मपुर में जिस अंदाज में हरीश रावत अपनी पेशबंदी कर रहे हैं, इसने कांग्रेस के भीतर एक तरह से अलग तरह की बेचैनी उन तमाम प्रत्याशी प्रत्याशी बनने की जो कोशिश में लगे हुए हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं, चाहे फिर जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला हो, वैभव वालिया हो और भी बहुत सारे नाम हो, डॉक्टर हरक सिंह रावत से लेकर बहुत सारे लोग, यानी कि लगातार जिस सीट पर कांग्रेस चुनाव दर चुनाव, लोकसभा चुनाव में पिछड़ रही है, विधानसभा चुनाव में हार रही है, दिनेश अग्रवाल बीजेपी के पाले में जाके बैठे हुए हैं, वहां कांग्रेस के भीतर एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति बनी हुई है। तब हरीश रावत ने भी अपना पैर, यानी अंगद वाला पैर गाड़ दिया है इसी धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो ये क्या मैसेज दे रहा है? ये सीधे तौर पर क्या ये मैसेज नहीं दे रहा है कि धर्मपुर को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं बहुत पहले से चली आ रही थी कि हरीश रावत धर्मपुर की सियासी जमीन में आनंद रावत, अपने छोटे बेटे आनंद रावत के लिए राजनीतिक उर्वर जमीन की तलाश कर रहे हैं, तो क्या वो तलाश यहां आकर के खत्म होने वाली है? क्या आनंद रावत को हरीश रावत धर्मपुर से लॉन्च करने वाले हैं? इसीलिए उस बूथ को मजबूत करने के लिए निकले, जिस बूथ पर 70 बनाम 370 जैसे हालात त्रिवेंद्र वर्सेस वीरेंद्र रावत की लड़ाई में लोकसभा चुनाव में देखा गया। इसकी चर्चा कांग्रेस के भीतर भी राजीव भवन में बहुत हो रही है कि अगर हरीश रावत की तरह से तमाम नेता भी इस अंदाज में, जहां कांग्रेस बेहद कमजोर है, उस बूथ को अगर मजबूत कर ले जाएंगे, उस बूथ को बीजेपी पर 19 के मुकाबले 20 कर ले जाएंगे, तो फिर उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी हरा नहीं पाएगी और उसकी सरकार बनेगी। क्या बात इतनी भर है? या फिर इस तस्वीर को यूं करके देखा जाना चाहिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जब कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करती है, जिसे बेहद संतुलित बताया गया और बीजेपी कॉरिडोर्स में भी चर्चा हुई कि इस बार कांग्रेस टिकट बंटवारे में आमतौर पर जिस तरह से चुनाव हारने की तोहमत उस पर लगाई जाती है, उससे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिर हरीश रावत ने कहा कि वो निकल पड़े हैं रामनगर से चुनाव लड़ने के लिए, पर्चा भरेंगे। और फिर रंजीत रावत ने कहा कि वो भी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, पर्चा भरने के लिए। और फिर जैसे तैसे करके हरीश रावत को लाल कुआं लाया गया और इसी लाल कुआं रामनगर की लड़ाई के बीच 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई थी। तो क्या वैसा ही नैरेटिव अब धर्मपुर के बहाने बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि जिस अंदाज में हरीश रावत ने अपना बूथ मजबूत करने के बहाने धर्मपुर में एंट्री पाली है, ये विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे तक किस रूप में सामने आएगी, इसको लेकर के अभी से चाहे ज्योति रौतेला हो, जो कांग्रेस की उत्तराखंड में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि जब आप धर्मपुर क्षेत्र में जाएंगे तो जगह जगह पर्चे, होर्डिंग, बैनर ज्योति रौतेला ने अपने लगा रखे हैं और वो लगातार मीडिया के सामने मुखर होकर भी बोल रही हैं कि वो धर्मपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं।
इसी तरह से वैभव वालिया, जो दिल्ली की दमखम के सहारे उत्तराखंड की सियासत में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, वो भी धर्मपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। डॉक्टर हरक सिंह रावत तो स्वाभाविक तौर पर कहते हैं कि अगर वो धर्मपुर से चुनाव लड़ेंगे तो विनोद चमोली के पसीने छुड़ा देंगे। हालांकि हरक सिंह रावत पहाड़ से मैदान तक बहुत सारी सीटों पर फोकस किए हुए हैं और उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले कि वो धर्मपुर से चुनावी ताल ठोकना चाहते हैं, सहसपुर से चुनावी ताल ठोकना चाहते हैं, या फिर चौबट्टा खाल में सतपाल महाराज को पटखनी देने के अंदाज में वो अखाड़े में उतरना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हरीश रावत ने पत्ते एकदम से खोल दिए हैं, क्योंकि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का चीफ बना दिया और हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति सौंप दी, तब हरीश रावत के हिस्से उस तरह से कुछ भी नहीं आया। और जिस तरह से पॉलिटिकल कॉरिडोर में कहा जा रहा है कि ये हरीश रावत को कांग्रेस आलाकमान का मैसेज है कि आपको अब मार्गदर्शक मंडल की तरफ बढ़ना चाहिए, तो क्या हरीश रावत मार्गदर्शक मंडल की तरफ जाना नहीं चाह रहे हैं? वो चुनावी ताल ठोकना चाहते हैं, या फिर उन पर जिस अंदाज में प्रेशर है या फिर जिस अंदाज में उनकी रणनीति है, वो उन्हें मजबूर कर रही है धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में एंट्री पाकर के अपने बूथ को मजबूत करने के बहाने धर्मपुर में जो तमाम कांग्रेस के दावेदार हैं, उनको ये मैसेज देने का कि उनके राजनीतिक शिष्य एक ज़माने में रहे, उनके करीबी रहे दिनेश अग्रवाल, अगर धर्मपुर से छोड़ करके बीजेपी में चले गए हैं कांग्रेस को छोड़ करके, तो अब उनकी दावेदारी यहाँ रहने वाली, क्योंकि वो 2009 में लोकसभा हरिद्वार से चुनाव जीतते हैं और धर्मपुर हरिद्वार संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो क्या इस अंदाज में हरीश रावत ने धर्मपुर पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है? लेकिन अगर हरीश रावत धर्मपुर से जिस अंदाज में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ लड़ाई देहरादून तक रहने वाली है, गढ़वाल तक रहने वाली है, या फिर जिस अंदाज में विनोद चमोली हरीश रावत को आमंत्रित कर रहे हैं, पूरे नैरेटिव को हिंदू बनाम मुसलमान का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बुला रहे हैं कि आप उन क्षेत्रों में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष बन जाइए जहां से, उन मुस्लिम क्षेत्रों में जहां बीजेपी को अपने बूथ अध्यक्ष मिलने में कठिनाई होती है। तो ये समीकरण क्या इशारा करता है? क्या हरीश रावत की धर्मपुर में सक्रियता, ये जो पेशबंदी है, ये बीजेपी का काम आसान करने वाली है? क्योंकि जिस अंदाज में चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो, जब हरीश रावत केंद्र के दमन का नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे, तब बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया कि हरीश रावत ने तो देखिए किस अंदाज में जुम्मे की नमाज की छुट्टी का ऐलान कर दिया और उसके बाद 2022 में अकील अहमद की मांग के बहाने जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, क्योंकि अकील अहमद को हरीश रावत का उससे पहले तक करीबी माना जाता था, तो उसके बाद जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 2022 में मुद्दा बनता है, उसने एक तरह से पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया था। तो क्या बीजेपी दोबारा जब हरीश रावत धर्मपुर की सियासत में सक्रिय होंगे, तो बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा उसी तरह का नैरेटिव खड़ा करना, क्योंकि एक तस्वीर उभर करके सामने आती जिसका जिक्र विनोद चमोली ने भी किया कि धर्मपुर में मुसलमान है, इसलिए हरीश रावत वहां अपनी पेशबंदी कर रहे हैं। हरिद्वार ग्रामीण में उनकी बेटी अनुपमा रावत विधायक है, वहां भी डिसाइडिंग जो वोटर है वो मुस्लिम वोटर होता है। और खानपुर जो विधानसभा क्षेत्र है जहां से उनके बड़े बेटे वीरेंद्र रावत जो लोकसभा का चुनाव लड़कर के बुरी तरह से हार चुके हैं, वो वहां से पेशबंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां भी जो निर्णायक वोटर है वो मुस्लिम वोटर है। तो ये क्या इशारा करता है? बीजेपी के लिए कितना आसान पिच तैयार हरीश रावत क्या नहीं कर रहे हैं कि खानपुर, हरिद्वार ग्रामीण और उसके बाद धर्मपुर, और वही मुस्लिम वोटर की तोहमत अगर उन पर बीजेपी लगाएगी, तो ये पहाड़ पर ये नैरेटिव किस अंदाज में चढ़ेगा? ये बहुत आसानी से पिछले 2 चुनाव के नतीजे देखने के बाद क्या हर कांग्रेसी नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि सवाल कांग्रेस के भीतर से ये भी तो उठ रहे हैं कि क्या हरीश रावत को डीडी हाट में बिशन सिंह चुफाल जो लगातार पराजय बने हुए हैं, क्या उनको चुनौती वहां पे कोई बूथ उस विधानसभा को मजबूत, क्योंकि हरीश रावत का जो कद है वो किसी एक बूथ तक महदूद नहीं है, किसी एक विधानसभा क्षेत्र तक महदूद नहीं हो सकता है। वो उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, भीष्म पिता हैं कांग्रेस के। तो क्या उनको डीडी हाट में, कुमाऊं क्षेत्र जहां से वास्तविक तौर पे वो आते हैं, वहां क्या डीडी हाट में कांग्रेस को मजबूत नहीं करना चाहिए? क्या उनको जागेश्वर में जिस तरह से जो किला हुआ करता था गोविंद सिंह कुंजवाल का, वो पिछली बार ढह गया, वहां से कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत नहीं है? क्या कपकोट में कांग्रेस को मजबूत कराने की जरूरत नहीं है? क्या चंपावत में जिस अंदाज में खटीमा से शिफ्ट करके मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी चंपावत में विधानसभा का उपचुनाव जीत जाते हैं, क्या वहां से कांग्रेस को मजबूत कराने का जिम्मा हरीश रावत को नहीं लेना चाहिए? और जिस तरह से गढ़वाल का जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है पिछली बार, जहां प्रतापनगर, बद्रीनाथ और जौनसार क्षेत्र में चक्राता को छोड़ के हर जगह कांग्रेस को शिकस्त मिली थी, क्या वहां से हरीश रावत को पर्वतीय क्षेत्र से कांग्रेस को मजबूत नहीं करना चाहिए? गैरसैंण, जहां हरीश रावत कहते हैं कि उन्होंने विधान भवन बनवाने से लेकर बहुत कुछ ढांचा वहां खड़ा किया, राजधानी के निर्माण को लेकर के, क्या उस जिले में कांग्रेस को मजबूत करने का जिम्मा हरीश रावत को नहीं लेना चाहिए? क्यों हरीश रावत का जो सारा जिम्मा है वो कभी किच्छा, कभी हरिद्वार ग्रामीण, कभी धर्मपुर और खानपुर इस तरह की सीटों पर सिमट जाता है? क्या ये बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला है? क्योंकि सियासत में ये बहुत बड़ा कड़वा सच है, लेकिन सियासत तो हम जानते हैं क्षेत्रीय समीकरणों पर भी होती है, जातीय समीकरणों पर भी होती है और धार्मिक सांप्रदायिक समीकरणों के आधार पर भी सियासत को तय किया जाता है, चुनावी हार जीत तय की जाती है। ये अपने आप में एक कड़वा सच है भारतीय राजनीति का। तो क्या बहुत आसान पिच तैयार नहीं कर रहे हैं हरीश रावत, या फिर हरीश रावत किसी भी कीमत पर इस चुनाव में अपने छोटे बेटे आनंद रावत की लॉन्चिंग को लेकर के पिच तैयार कर रहे हैं, फिर उसमें भले कांग्रेस का नुकसान हो, फायदा हो? ये उनकी रणनीति नहीं है। आजकल कांग्रेस के भीतर इसी पर चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरह धर्मपुर का जो समीकरण है, क्योंकि आप जानते हैं वहां 50% के आसपास पर्वतीय मूल का वोटर है, उसके बाद नंबर 2 पर जो निर्णायक वोटर है वो मुस्लिम वोटर है, फिर दलित वोटर है। इस तरह के समीकरण में इस मिली-जुली सीट पर जहां पर्वतीय वोटर निर्णायक फैक्टर में है, वहां से हरीश रावत के बरक्स अगर हरक सिंह रावत या कोई गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा कांग्रेसी चेहरा मैदान में अगर उतरता है, तो वो क्या मैसेज देगा? हरीश रावत या उनके बेटे आनंद रावत चुनाव में उतरते हैं तो वो क्या मैसेज देगा? ज्योति रौतेला या वैभव वालिया चुनाव लड़ते हैं तो वो क्या मैसेज देगा? ये बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस आजकल कांग्रेस के भीतर, कांग्रेसी कॉरिडोर्स के भीतर भिड़ाए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जिस अंदाज में धर्मपुर में बहुत सारे प्रत्याशियों की दावेदारी के बीच अपने बूथ को मजबूत करने के बहाने हरीश रावत की जो एंट्री हुई है, उसने सारे कांग्रेसी कॉरिडोर्स के भीतर एक तरह से हड़कंप मचा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल जो कांग्रेस की प्रदेश में जो सूरमा है, जिन पर संगठन की जिम्मेदारी है, चाहे वो गणेश गोदियाल हों, प्रीतम सिंह हों, हरक सिंह रावत हों, यशपाल आर्य हों, क्या इन चेहरों को बैठ कर के चिंतन नहीं करना चाहिए कि अगर हरीश रावत की पेशबंदी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की किसी सीट पर, धर्मपुर जैसी सीट पर अगर दिखाई देती है, तो वह बीजेपी को किस तरह से प्रभावित करने वाली है? सवाल विनोद चमोली को चुनावी मुकाबले में ललकारने तक सीमित रहने वाली बात है, या फिर गढ़वाल से निकलकर यहाँ से जो नैरेटिव बीजेपी जो बना सकती है, वो संकट कांग्रेस को पूरे गढ़वाल कुमाऊं में देखने को मिल सकता है? ये बहुत सारे सवाल है, लेकिन कुल मिलाकर के हरीश रावत ने धर्मपुर में अपना बूथ संभालकर कांग्रेस के हाल बेहाल जैसे हालात कर दिए हैं। तनु चड्ढा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या लगता है, क्या धर्मपुर से हरीश रावत या उनकी राजनीतिक पसंद का कोई चेहरा मुफीद हो सकता है कांग्रेस के लिए, या फिर कोई दूसरा चेहरे को यहाँ से कांग्रेस को लड़ाना चाहिए? धर्मपुर की सियासत में हरीश रावत की पेशबंदी को आप किस अंदाज में देखते हैं? नमस्कार।